स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आज पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, जिस पर हम लोग हर एक एक्सपेक्ट को करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? इसको हिंदी बोलते हैं, कैश को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैश को हिंदी में बोलते हैं रोकड़, रोकड़। और फ्लो को बोलते हैं क्या? प्रवाह, बहाव, बहाव। ठीक है, और स्टेटमेंट का मतलब विवरण। बात समझे? देखो जैसे क्या है, बहाव होता है, फ्लो होता है। तो जैसे एक बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है तो क्या वो फ्लो है? फ्लो कब माना जाता है? जब वो नल से पानी आए, दैट इज वो मूवमेंट में हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के अंतर्गत में 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला आपका स्टेटमेंट क्या बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाया जाता है? दूसरा स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए ये जो आपका सीएफएस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अट्रैक्ट करता है हमारे इन्वेस्टर्स को। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को गवर्न कौन करता है? हम गवर्न करते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लेज आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर नॉर्मली ध्यान दो बच्चे, क्या लिख रहे हो? मत लिखो, डिवीजन देख लो। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली क्या बताता है? ये बताता है भैया इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, नॉर्मल। लेकिन इनफ्लो एंड आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ? क्यों हम किसी चीज का कैश का इनफ्लो निकालते हैं और आउटफ्लो निकालते हैं? क्या मतलब बनता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो का? सिर्फ यही बताता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखने के बाद एक इन्वेस्टर क्या करता है उसका? कोई बता सकता है? कितना गेन हुआ, कितना लॉस, किस पर? कैश पर कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, और किसी के पास कोई नॉलेज? वेरी गुड। और किसी के पास कोई नॉलेज? ठीक है, वेरी गुड। और किसी के पास? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो दो चीजें, दो लोग हैं। एक तो क्रेडिटर है ना, और एक क्या है? इन्वेस्टर है। 2 पर्सन, एक क्रेडिटर है एक्स और एक इन्वेस्टर है वाई। बात समझे कि नहीं समझे? इन दोनों पर्सन को आपके इनकम स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनकम स्टेटमेंट ये देख करके या इन्वेस्टर क्या क्या देगा, आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्रेडिटर ये देखेगा कि उस कंपनी के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन है या नहीं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तरलता, जिसको हिंदी बोलते हैं क्या? तरलता। तरलता किस चीज का? लिक्विडिटी किस चीज का? कैश। बात समझे? और इन्वेस्टर क्या देखता है? इन्वेस्टर देखता है क्या? कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट मतलब कि ये जो कंपनी है वो अपने कैश को किस प्रकार से क्या कर रही है? मैनेज कर रही है। बात क्लियर होगी? इन दोनों कॉमन लोग जो हम, एक तो लिक्विडिटी देख रहा है और एक क्या देख रहा है? कैश मैनेजमेंट देता है। तो ये दोनों लोग क्या देखेंगे? किसी भी कंपनी की सीएफएस को ही देख करके पता लगाया जा सकता है कि उस कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है और उस कंपनी का कैश मैनेजमेंट पॉलिसी कैसा है। बात समझ में आएगी? बात क्लियर हो गया? चलो अच्छा, व्हाट इज कैश? कैश का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज कैश? कैश में हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? हम लोग ने तो समझ लिया कि भैया कैश को बता रहा है, स्टेटमेंट है जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है, कैश के मैनेजमेंट को बताता है और उसके लिक्विडिटी को बताता है। लेकिन कैश का मतलब क्या होता है यहाँ पर? किसी के पास कोई जानकारी? कैश व्हाट इंक्लूड, कैश के अंदर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर? कैश के अंदर में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? नहीं पता? ठीक है, और किसी के पास कोई नॉलेज? नहीं पता? ठीक है, चलिए ठीक। कैश का मतलब क्या हो गया? एक तो जो हमारे
पास में, कैश इन, बात समझे? कैश इन हैंड इज द मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड। अगर लिक्विडिटी ऑर्डर में चलेंगे तो सबसे पहले नंबर पर किसका आता है, किसका पोजीशन आएगा, कैश इन हैंड, फर्स्ट ही इंक्लूड कर रहा है। दूसरा क्या इंक्लूड कर रहा है, कैश एट बैंक, बात समझ में? इसके बाद लिक्विडिटी पोजीशन किसका आ जाता है सेकंड नंबर पर, कैश एट बैंक का। और एक चीज और आती है यहाँ पर जो कि रेडीमेड होती है भैया, जो कि रेडीमेड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना है कैश को कन्वर्ट कराने में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? भैया स्टॉक को कन्वर्ट समय लगता है कन्वर्ट करने में, प्रीपेड लगता है समय कन्वर्ट होने में, लेकिन ये समय नहीं लगता है। आइए जल्दी आइए, बात समझे कि नहीं समझे? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में जो कैश चीज है, जो कैश है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? पक्का है इतना चीज? इतना चीज तो क्लियर है पक्का? कैश का मतलब ये हुआ। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि लेट्स से कि मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स है और एक कंपनी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। ये कंपनी क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? वेरी गुड, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भैया हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें सबसे पहले चीज की क्या आवश्यकता होगी, सबसे पहली चीज की क्या आवश्यकता होगी, सबसे पहली चीज की आवश्यकता होगी क्या, कैपिटल की। बात समझो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब जो कैपिटल आता है वो दो जगह से आ सकता है। एक होता है क्या, एक होता है भैया मेरे पास खुद का पैसा, डेट इज कॉल्ड ओनर्स फंड, और एक होता है क्या, बोरो। चलो सर इतना व्यवस्था हो गया, मेरे पास कुछ था और बोरो करके मैंने कुछ पैसा व्यवस्था कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? चलो पैसा व्यवस्था हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन मिल गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब आगे का काम क्या है? वेरी गुड, अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि भैया सपोज करो एस कंपनी खोलना चाहते हैं, पेंट की कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है? तो पेंट की कंपनी के लिए भैया इनको क्या चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी, कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दूसरी ये चीज, क्योंकि पैसा इनके पास आ चुका है, पैसा इनके पास आ चुका है, अभी पैसे का उपयोग कहाँ करते हैं, डिपेंड करता है इनके बुद्धि पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो चले वो मार्केटिंग करने के लिए घुस गया ट्रेंड के अंदर, ठीक है कि नहीं? पूरा ट्रेंड क्या कर लिया, खरीद लिया, और फिर जो है जब बैंक वाले सर पर चढ़ेंगे तो फिर इनको परेशानी होगी, क्योंकि भैया इन्होंने पैसा बाहर से भी लिया हुआ है, ठीक है? इनको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, इनको क्या करना है, इंटरेस्ट भी देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन्होंने शेयर्स के फॉर्म में पैसा क्या किया है, जनरेट किया है, चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, इनके ऊपर लायबिलिटी बनेगी भैया आपके ऊपर। अगर आपने शेयर इशू किया हुआ है, अगर आपकी कंपनी का मैंने शेयर खरीदा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए आपका, हमें डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड के साथ साथ आपका हिस्सा भी चाहिए वेल्थ का। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। मेरा दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि भाई हम किस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे, किस चीज का अरेंजमेंट, किस चीज का करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे डिफरेंट एसेट्स का। भाई एसेट के अंदर में प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, सो ऑन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का है कि नहीं पक्का? श्योर हो? अच्छा ठीक हो सकता है कि इन्होंने कुछ पैसा क्या कर दिया, दे दिया किसी को लोन के फॉर्म में। चलो ठीक है, हम क्या करते, कुछ पैसा दिमाग में अगर बैठा है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ पैसा लोन के फॉर्म में दे दिया किसी को, तो ये तो उनके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, लिया नहीं दे दिया, तो वहां से भी वो ब्याज कमा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक, अब इनका कैपिटल का भी अरेंजमेंट हो गया और एसेट्स का भी क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप पर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, एक चीज बताओ, इन्होंने पैसा लगा दिया, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, बिल्डिंग आ गई, वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया, अब काम करेंगे ना। अब क्या करेंगे, काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बस यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा कैश फ्लो स्टेट ऑपरेशन के अंदर में क्या भाई, ऑपरेशन के अंदर में ये डे टू डे काम करेंगे, डे टू डे काम करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ऑन, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और यहीं से ऑपरेशन करके ये अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, अर्न करेंगे। तो तीन चीज आ रही है इसमें, पहला अरेंजमेंट ऑफ फंड या एक्विजिशन ऑफ फंड, दूसरा क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एसेट, और तीसरा क्या आ रहा है, कौन सी, ऑपरेशन परफॉर्मेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का क्लियर। तो कैश फ्लो के अंदर, कैश फ्लो के अंदर अभी जस्ट मैंने बताया कि किस तरीके से कैश का क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्लियर, कैश बढ़ रहा है या कैश घट रहा है, और उसका रीजन क्यों हुआ, उस रीजन को स्पेसिफाई करता है ये तीन एक्टिविटी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। पहली एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बात समझिए, देखो फाइनेंसिंग समझोगे तभी जाकर के बाकी सब समझ में आएगा, है कि नहीं। जब पैसा अर्न करोगे, जब पैसा फंड को क्या करोगे, बोरो करोगे, फंड जनरेट करोगे, तभी ना पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहली एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बात समझे, और तीसरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वेरी गुड। ये तीन एक्टिविटी को मिला करके हमारा क्या होता है, सीएफएस तैयार किया जाता है। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। और तीन एक्टिविटी आती कहाँ से, कहाँ से आती है, ये तीन एक्टिविटीज कहाँ से आती है, किसी को पता है कि नहीं पता है। कैश फ्लो के अंदर में तो तीन एक्टिविटी है, एक मिनट वेट करिएगा। कैश फ्लो के अंदर में ही तो तीन एक्टिविटी है, मैं पूछ रहा हूँ ये जो एक्टिविटी, चलिए ये तीन एक्टिविटीज जो आई है ये हमारे बैलेंस शीट के, देखो बेटा अगर लास्ट में अगर रिवीजन करना है ढंग से तो करिए, बात ना करिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो बताने जा रहा हूँ। ये तीन जो एक्टिविटी आ रही है, बैलेंस शीट को तीन भागों में तोड़ा गया, तीन भागों में बैलेंस शीट को तोड़ा गया। देखो आप जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट आप लोग बनाते थे, तो कंपनी के बारे में तो कंपनी की बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है। देखिए मैं एक एग्जांपल के तो ले रहा हूँ, उसके बता रहा हूँ कैसे ये तीन एक्टिविटीज आएंगे। बैलेंस शीट जब हम बनाते थे तो इसके अंदर में दो साइड होते थे, एक हमारा क्या होता था, लायबिलिटी, और एक हमारा क्या होता था, एसेट। बात समझे, क्लियर है। ये बैलेंस शीट आपको क्या बताता है, ये बैलेंस शीट वही चीज बताता है आपको कि भाई आपका एसेट और लायबिलिटी का अमाउंट बराबर है या नहीं है। ठीक है, आपका एसेट का अमाउंट और लायबिलिटी के अमाउंट के बराबर है या नहीं। अच्छा देखिए, लायबिलिटी के अंदर में आप यहाँ पर क्या करते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे, आप यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी लिखते थे, यहाँ पर कुछ आपके क्रेडिटर्स होते थे, कुछ आपके बिल्स पेबल भी होते थे कि नहीं होते थे, क्लियर है, पक्का। अच्छा यहाँ पर एसेट में आपके लैंड एंड बिल्डिंग होती थी, प्लांट एंड मशीनरी होती थी, कुछ डेटर मिलते थे, है ना, कुछ हमारा क्या मिलता था, बिल रिसीवेबल मिलते थे, और हमारे पास कैश इन हैंड था और कैश एट बैंक। बात क्लियर हो गया अपना, ठीक है, बात क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, ये जो लायबिलिटी साइड है, यहां से मैंने क्या किया, फंड को जनरेट किया, किसके थ्रू किया, फाइनेंसिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लोन लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये जो चीज है ये हमारी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा यहाँ पर ये पैसा लिया, तो भैया ये पैसा लिया, लायबिलिटी, इतना पैसा लेके तुमने किया क्या, भैया इतना पैसा लेकर के मैंने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग पर इन्वेस्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी पर इन्वेस्ट किया। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कुछ माल उधार बेचा, डेटा क्रिएट हुआ, बिल मिला हमें,
अब कुछ पैसा मेरे हाथ में रखा है, कुछ पैसा हमारे बैंक में रखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, बात समझे? और ये छोटे मोटे चीजें हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करके क्रिएट हुए हैं, ये हमारी क्या है, ऑपरेटिंग। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं और से नहीं आया है, हमने अपने बैलेंस शीट को ही 3 भागों में क्या किया है, तोड़ा है और 3 भागों से को सेपरेट किया है और वहां से ये पता लगाया है कि भैया कैश इनफ्लो हो रहा है तो कितना इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो कितना आउटफ्लो हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है। पैसा तो कमा रहे हैं, काम तो हो रहा है, प्रॉफिट अच्छी खासी आ रही है, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं रहा है या दिख नहीं रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है इसका? क्या चीज? इन्वेस्ट हो चुका हो। ठीक है, इन्वेस्ट होगा तो ठीक है, अच्छी बात है ना। अब जैसे तुम्हारे पास एक मकान है, तुमने दूसरा मकान खरीद लिया तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। और कोई? अच्छा ठीक है, और किसी के पास कोई आंसर? पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। हाँ बताइए आप लोग। अरे बाप रे बाप, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा हुआ होगा, पहले हम तीनों एक्टिविटी को चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ज्यादा कैश कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, घर से आना है, मान लो सपोज करो मेरा घर कहाँ पर है, नहीं गधे उतना दूर नहीं जाना है, मलैया में है और मुझे लवरा बीर पर आना है, तो मेरे पास 2 आने के साधन हो सकते हैं, एक तो पैदल आ जाऊं मैं और एक मैं गाड़ी से आ जाऊं। बताओ खर्चा किसमें आएगा? जब मैं पैदल आ सकता हूँ तो मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, डे टू डे का खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसी प्रकार से मैंने प्लांट पर सब एसेट इकट्ठा कर लिया, सब एसेट इकट्ठा कर लिया, लेकिन इकट्ठा करने से कोई मतलब बनेगा क्या? है कि नहीं? जब उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज में नहीं लाएंगे। अच्छा, हमने मकान खरीद लिया, अब मकान में रह नहीं, 10 मकान मेरा हो गया, लेकिन हम कुछ रहे, अब मकान में एक ही मकान में रहता, कोई फायदा है क्या उसका? उस मकान को यूज करिए, उस मकान को किराए पर डाल दीजिए, वहां से पैसा आप जनरेट कर लीजिए। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ? तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या करता है, बताता है कि कैश यहाँ से किस प्रकार से जा रहा है, किस एक्टिविटी में जा रहा है, किस एक्टिविटी से ज्यादा आ रहा है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो लाइव स्टूडेंट्स, इसके रिकॉर्डेड आप लेक्चर वॉच कर लीजिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप वॉच कर लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया, पक्का हो गया जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। 2 चीजें आती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट क्या होता है ये? देखो मित्रों, बात समझ लो, ये रिवीजन है, ध्यान समझिएगा। और जो भी कंफ्यूजन, जिसको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, वो एकदम अच्छे तरीके से आप उसको रिजॉल्व कर लीजिए प्लीज, और बहुत कंसंट्रेटली तरीके से। आप अपने बगल में क्या बोतल पानी ले रख लीजिए, चाय की व्यवस्था है तो चाय भी रख लीजिए, है कि नहीं है? लेकिन कृपया करके जमाई मत लीजिए। जिसको नींद आ रही हो आराम से घर पर चली जाइए, पीछे भैंस के बगल में। बेटा तुम्हारी आंखों की शटर धीरे धीरे बंद हो रही है, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। हाँ जी, इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, देखो इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। पहला क्या बोल रहा है, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर 1 साल का ही हम लोग क्या बनाते हैं, सीएफएस तैयार करते हैं कि 1 साल के अंदर में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, ठीक है। तो अपने कैश पोजीशन को देख करके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट, कंपैरिजन विद द कैश बजट, है कि नहीं? जो बजट बनाया था और उससे हम लोग सीएफए से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि डेविएशन कहां पर हो गया, डेविएशन कहां पर हुआ और कहां पर नहीं हुआ। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर काम करता है ये। ओहो, बजट कैसे बनाते हो? तो बजट कैसे बनाते हो भाई? पास रिकॉर्ड को चेक करते हो भैया, उसके हिसाब से बजट बनाओगे ना, है कि नहीं?
अब इकोनॉमिक्स के अंदर में आपने पढ़ा होगा कि तीन सेक्टर है आपकी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सर्विस सेक्टर, है कि नहीं। किसको कितना पैसा अलॉटमेंट करना है, किसको इससे कितना पैसा अर्न करना है, ये तो हम पास परफॉर्मेंस देखकर ही ना पता लगा सकते हैं। हमको कैसे पता चला कि हमको पब्लिक सेक्टर में इतना पैसा चाहिए, आवश्यकता है, या प्राइवेट में इतना चाहिए, या सर्विस में इतना चाहिए, ये डिपेंड करेगा पास रिकॉर्ड पर। क्लियर हो गई बात। पक्का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दिया कि भाई यहाँ से कैश आ रहा है, यहाँ को कैश जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट तैयार कर लो। क्लियर हो गई बात। चलिए, इट एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, में वही बात कर रहा था, अर्निंग हो रही है लेकिन कैश का पता नहीं चल रहा है। हेल्पफुल मेकिंग डिविडेंड डिसीजन इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट, और यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन और यूजफुल टू द आउटसाइड। मैंने बता दिया इन्वेस्टर्स का, क्रिएटर का एग्जांपल लेकर के मैंने आपको बता दिया। चलिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे किस पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिमिटेशन, हाँ लिमिटेशन नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। सिर्फ इसको देख करके कंपनी या इन्वेस्टर या कोई क्रेडिटर लिक्विडिटी प्योरली माप नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैश वाले चीजों को उठा रहा है, सिर्फ कैश के डेविएशन को बता रहा है। तो कैश के डेविएशन से हम लिक्विडिटी को जांच नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी फॉर विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, दिखावटी, दिखावा करना। हम एक्चुअल में थे, ठीक है, वर्स्ट पोजीशन में, लेकिन हमने क्या किया, उसको अपने फिगर को, बैलेंस शीट को अरेंजमेंट किया, अच्छा दिखाया, और उसके हिसाब से अपनी कैश पोजीशन को और अच्छा मैंने दिखा दिया। इट इग्नोर द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। बिजनेस में दो चीजें होती है, एक कैश और एक नॉन कैश। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को देख रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को नहीं। इट इग्नोर द एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, पहले से बता सकता, अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग याद है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है बताएंगे जरा आप, कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर में, कैश बेसिस अकाउंटिंग 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, याद नहीं, आप बताइए। और किसी को पता है, नहीं पता। कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करते थे, और एक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करते थे, हर चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो, उसको भी हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड करते। तो इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। देखो हिस्टोरिकल इन नेचर है, हम पास्ट की चीजों को देख करके फ्यूचर क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कोई रिकॉर्ड चेंज हुआ होगा, हो सकता है कोई रिकॉर्ड, काफी रिकॉर्ड्स के अंदर में क्या आते हैं, काफी चेंजेस आते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर इसकी लिमिटेशन बन जाती है कि हिस्टोरिकल चीजों को क्या करता है, ये पिक आउट करता है। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने बता दिया आपको कैश क्या चीज होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में क्या लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू, PAL होगा ना, रेवेन्यू जनरेटिंग। क्या मतलब होता है इसका, यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, आपका मुख्य, मेन, मुख्य तरीके से आपका मुख्य काम के थ्रू जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब मुख्य काम हर कंपनी का क्या होता है, अलग अलग। कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसका मुख्य काम अलग है, कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसका मुख्य काम क्या है, अलग। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इनफ्लो देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पर कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव थ्रू कमीशन फीस एंड रॉयल्टी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये आउटफ्लो दर्शा रहा है। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस और इनकम टैक्स। क्लियर। हम जब फाइनेंस कंपनी की बात करें, फाइनेंस कंपनी क्या होती है, फाइनेंस कंपनी क्या होती है, जल्दी बताइए, जो सही बता रहे हो बताओ। हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जो डील करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस कंपनी। ठीक है। तो उनके लिए उनकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर होगी बात। अब सिक्योरिटीज में हम इंटरेस्ट भी लेते हैं और डिविडेंड ले रहे हैं,
तो इनफ्लो है और दे रहे हैं तो क्या है, आउटफ्लो। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में उसकी मेन एक्टिविटी क्या होती है, इंश्योरेंस कोई कंपनी होती है, क्लेम को रिसीव करना, क्लेम को देना, प्रीमियम लेना और देना। क्लियर होगी बात। रियल एस्टेट की बात करेंगे तो उनका काम क्या होता है, मकान बनवाइए, अपार्टमेंट बड़े बड़े बनवाइए, उसको किराए पर उठा करके पैसा अर्न करिए, वो उनकी एक्टिविटीज में। क्लियर होगी बात। तो जैसी कंपनी रहेगी वैसा उनका प्रिंसिपल एक्टिविटी रहेगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम वो हर एक ट्रांजेक्शन को लेते हैं जो कि डील करते हैं सेल एंड परचेज ऑफ क्या क्या फिक्स एसेट, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। कैश फ्लो के अंदर में ऐसी कौन सी चीजें अभी भी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपको उसमें परेशानी हो रही है, वेदर वो किसी सब्सिडरी लेजर को बनाने में, या डिविडेंड का कैलकुलेशन, या एनपीवीटी का कैलकुलेशन, या कोई भी कैलकुलेशन। आज आप क्लियर उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताया सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहाँ पर सेल इनफ्लो और परचेज आउटफ्लो। इनफ्लो में आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो में क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आते हैं जो हमारे कैपिटल के कंपोजिशन को क्या करे, इफेक्ट करे। कैपिटल को के कंपोजिशन को इफेक्ट करने वाले क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारे ओनर्स फंड को इफेक्ट करे और जो हमारे बोरोड फंड को इफेक्ट करे। जैसे एग्जांपल इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर होगी बात। लोन रेज, ये हो गया। अब कैश फ्लो को बनाने के लिए दो तरीके, दो मेथड है। एक होता है क्या, डायरेक्ट, और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इनडायरेक्ट देखना है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन होता है। तो ये एक फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जब पढ़ना ही नहीं तो उसको छोड़ दो, वो बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे पहली जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस चीज का करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। बिफोर टैक्सेशन, बात समझ में आ रही है। अब इसका कैलकुलेशन समझिए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि डिविडेंड, टैक्सेशन, ये सब ट्रीटमेंट अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें हम वो आइटम ऐड करेंगे जो प्रॉफिट को क्या करी है करंट ईयर में। करंट ईयर में बात समझ में आ रही है, समझाइए। करंट ईयर में क्या क्या हो सकता है। पहला, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व किसी प्रकार का हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाएगा। क्लियर होगी बात। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंटरिंग डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जी, अगर प्रॉफिट से करंट ईयर में क्रिएट हो रहा है। अब आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है, सर ये प्रपोज डिविडेंड और एंटरिंग डिविडेंड क्या होता है। बात समझे, देखो ध्यान से समझो। दो चीजों का नाम आपने सुना होगा, एक तो बीओडी का नाम सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक आपने सुना होगा एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं आपके शेयर होल्डर। क्या आते हैं, ठीक है, बात समझे। अब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में जो डिविडेंड स्वीकृत किया गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रपोज प्रपोज डिविडेंड। बात समझे? क्लियर हो या नहीं क्लियर हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं जितना डिविडेंड पे करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रीम डिविडेंड। बात समझ में आएगी? बात क्लियर हो गया? ऑलवेज याद रखना कि जो एजीएम के अंदर में जो प्रपोज डिविडेंड प्रपोज किया जा रहा है, क्लियर है, वो इस रिकमेंडेड डिविडेंड से क्या है? कम होगा या बराबर होगा। जनरली वो क्या होगा? ठीक है, बात समझे? तो एजीएम के अंदर में कौन सा डिविडेंड आ रहा है? प्रपोज डिविडेंड। और बीओडी के अंदर में कौन सा डिविडेंड आ रहा है? इंटरिम डिविडेंड। अब इसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड समझिए। प्रपोज डिविडेंड जिन बच्चों ने नहीं बनाया है या नहीं इसका नोट किया हुआ है तो आप देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर और ये क्या है सर? करंट ईयर। ठीक है, मैंने यहाँ फिगर रख दिया है प्रपोज डिविडेंड का एक्स और वाई। ठीक है, देखिए हमने अब प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा इसको आपको कहाँ दिखाना है? इसको दिखाना है एनपीबीटी के अंदर में क्या करना है? ऐड कर देना। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में इसको क्या करना है? माइनस कर देना सीधा सा। इज इट क्लियर? पक्का है? छोटे छोटे ट्रीटमेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। करंट ईयर का डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड आपको कहीं भी नहीं दिखाना, नॉट टू बी शोन अंडर CFS। इज इट क्लियर? पक्का है? अब आपको नीचे एक चीज दे रहा है, एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर में। प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब प्रोविजन ऑफ टैक्स का कोई ट्रीटमेंट बता सकता है यहाँ पर कोई? आप लोग किसी को पता है? हाँ, आपको भी पता है। पीछे लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट पता है? जी, और देख लीजिए, जिनको नहीं पता है बहुत ध्यान से देख लीजिए। इट इज प्रीवियस ईयर और इट इज करंट ईयर। यहाँ पर मैं फिगर रखता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग टैक्स, रिगार्डिंग टैक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मान लेते हैं क्या? पेड मानते हैं। कब कब के लिए पेड मानते हैं भैया? करंट के ईयर के लिए। प्रोविजन का मतलब तो समझ में आता है ना? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? तुम बताओ, तुम बताओ पीछे। हाँ, तुम खड़े हो जाओ। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? 12th में आ गए हो, शर्म नाम की चीज नहीं है अभी भी। प्रोविजन और रिजर्व क्या होते हैं? क्या होते हैं प्रोविजन? नहीं पता है? बैठ जाओ, आप बता दीजिए बगल में। हाँ, लाइबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है ना। तो भाई नोन के लिए कि अननोन के लिए? नोन। ठीक है, नोन के लिए प्रोविजन, अननोन के लिए रिजर्व। क्लियर? देखो ध्यान से, जब किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्या मान लिया जाएगा? करंट ईयर में पेड मान लिया जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में जब आप निकालते हो क्या है? जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वहां पर हम क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। अभी कहाँ माइनस होगा हम बताएंगे। ठीक है, करंट ईयर का प्रोविजन एनपीबीटी के अंदर में क्या करना है? आपको ऐड करना है। आपकी तैयारी एकदम युद्ध स्तर पर होनी चाहिए इस समय। आपका दिसंबर आ गया है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर और जैन बचा हुआ है। जैन का लास्ट का सेशन छोड़ दो, 10-15 दिन जो भी है, आपके पास मैक्सिमम 1 महीने ही मान के चलिए। तो अब रिवीजन जो है आप अपना स्टार्ट कर दीजिए।
आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिवाइज करिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है उसे पूछिए आकर के यहाँ पर, लेकिन अब आइडियली मत बैठिए, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, पूछ आउट करो अपने आप को। अब दिमाग कह रहा है कि बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सोना नहीं है क्योंकि एग्जाम देना है। अब उसके बाद तो सोना नहीं, उसके बाद सीयूईटी के लिए आप क्या करने पड़ेगा, आओगे, अब सोना थोड़ी नहीं है। अब उसके लिए जैसे ही 12th करोगे तो उसके बाद अब तैयारी करोगे आप कॉलेज की, ठीक है। तो त्याग दीजिए कुछ दिन तक। लेकिन अब नेक्स्ट में आपको इंफॉर्मेशन दिया, अगर मैंने सेकंड केस में, देखिए याद रखिएगा, केस सेकंड में मैंने यहाँ बोल दिया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, तब क्या करेंगे सर? भाई इसके पहले तो हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसके पहले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब इंफॉर्मेशन दे दी गई, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर बोल दे तो हमें निकालना होगा कि हम करंट ईयर में कितना टैक्स पे कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इन्फॉर्मेशन में दो ही चीज देखना है, अगर प्रोविजन बोला है तो करंट ईयर में टैक्स पेड निकालना है, अगर यही थर्ड केस में बोला है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तब आपको प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर निकालना होगा, ठीक है। फिर से बताएं, बोलो एक बार और। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बोला तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको हेल्प लेना होगा किसका, लेजर का। लेजर कैसे बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए सर, लेट्स से कि भाई ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इधर क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा किधर, डेबिट। मान लो इधर हमने 10,000 रखा और इधर रखा हमने 12,000। क्लियर होगी बात? दूसरे पहले केस में तो कुछ नहीं बोल रहा था, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब ये बोल दे तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ लिखोगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो ये फिगर रख लेते हैं हम कितना, 5,000। क्लियर होगी बात? अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये मानेंगे कितना, बैंक कितना हो जाएगा आपका 3,000। अब ये क्या नोटिफाई कर रहा है, ये नोटिफाई कर रहा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग द ईयर। और इसे जाकर के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी लोग नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा परेशान हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, याद है ना कब क्या निकालना है, प्रोविजन दिया है तो टैक्स पेड निकालना है, टैक्स पेड दिया तो प्रोविजन निकालना पड़ेगा। अब इसी को मैं यहां से हटा देता हूं, इस चीज को। अब क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो बोला है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। मान लो कि मैंने बोला भैया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टैक्स पे किया तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट। टैक्स पेड करेंगे तो प्रोविजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, घटेगा ना। प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ अगर हम पे कर रहे हैं तो हम प्रोविजन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है? मान लो कि हम 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करिए। अब बैलेंसिंग फिगर किधर फॉल करेगा, फॉल करेगा किधर, क्रेडिट साइड। मतलब एडिशनल प्रोविजन की जरूरत और पड़ेगी कितना, 7,000। क्लियर हो गया बात, पक्का क्लियर हो गया? अब इसको कहाँ दिखाएंगे,
इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे एनपीबीटी के कैलकुलेशन में, हम वहां पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और ये बंदा अपनी जगह ऑपरेटिंग में तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ही। इज इट क्लियर? दो खाता तैयार किया गया, पहला खाता कौन सा था, प्रोविजन फॉर सॉरी दो ट्रीटमेंट बताया गया, एक प्रपोज डिविडेंड बताया गया और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बाद में भूलोगे नहीं ना, ये दो इंपॉर्टेंट, ये एक गलती पूरे सीएफएस को क्या करेगी, खराब करेगी। और सीएफएस शॉर्ट में आता नहीं है, सीएफएस लॉन्ग आंसर टाइप का है। एक चीज याद रखिएगा, सीएफएस को बनाने के लिए वर्किंग नोट की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, और कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आपको बैलेंस शीट में फिगर को उठाकर कोई पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं का, आवश्यकता जिसकी पड़ेगी उसका लेजर तैयार कर देना। क्लियर होगी बात? चलिए सर, तो अब आपको रिफंड, ये जो आइटम ऐड हुए ये पता चल गया, ट्रीटमेंट लेस क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स इन करेंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स इन करेंट ईयर। आपका आपके हाथ में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। पक्का? श्योर हो? बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकाल देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कि डेबिट किए गए हैं, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट किए का मतलब क्या, डेबिट किए का मतलब क्या, चार्ज किया गया, एप्रोप्रिएट नहीं किया गया है। एप्रोप्रिएशन वाला पहले आ चुका है एनपीबीटी में, क्या किया गया है, चार्ज। दो वर्ड सुना है कि नहीं, चार्ज करना और एप्रोप्रिएशन करना, सुना है कि नहीं सुना है? आप बताओ, हाँ बताओ, तुम बताओ, तुम के हमारे पीछे आओ, खड़े हो जाओ। चार्ज करना और एप्रोप्रिएशन करना नाम सुना है इसका कभी? क्या मतलब होता है? ध्यान नहीं, बैठ जाओ। आप बताओ, तुम नहीं याद है? पीछे लास्ट में किसी को याद है? बेटा लग रहा है पढ़ाई चालू नहीं की हो तुम लोग। इधर आप लोग, अरे ये चार देवी जी लोग, हाँ बताइए, किसी को नहीं पता है? ओहो, अत्यंत दैनिक कंडीशन है भाई। आप बताइए पीछे। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बात समझे। और प्रॉफिट तभी बढ़ती है जब प्रॉफिट एक्चुअली होती है, बात समझे। और चार्ज करने का मतलब देना है, देना है ही तो देना है, प्रॉफिट हो तब भी देना है, लॉस हो तब भी देना है, जक मार के देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम्हारी लैंग्वेज में वही सही है, ठीक है विधायक जी, वेरी गुड। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कि डेबिट किए गए, कहां पर, कहां पर, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट बोल दो, बोलो, कहां पर डेबिट किए गए, कहां पर डेबिट किए गए राहुल? रियल, रियल में डेबिट किए गए, मतलब एक्सपेंसेस। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैश है कि नॉन कैश है? नॉन कैश। बात समझ में आएगी बात। गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ कहां से होगा, आउट ऑफ, आउट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, डिवेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ, क्लियर हो गया। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल। बात क्लियर हुआ? समझ आ रही है ना बात? पक्का है? माइनस क्या करना है, जो कि क्रेडिट किए गए पीएल में। क्रेडिट का मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम और प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर होगी बात? पक्का है? ये आप जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करना, जब क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक देखिए। सबसे पहला मेरा ये सजेशन है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए।
और क्वेश्चन में पेंसिल से टिक लगा लीजिए। टिक तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग पे कंसेप्शन बना लीजिए कि ये आइटम यहाँ पर जाएगा और हमें इस लेजर की या इस वर्किंग नोट की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी वर्किंग नोट को फट से तैयार कर लो। कॉलम बनाने के चक्कर में मत पड़ना कि कॉलम बनाए वहां सजाए उसको, सीरियल नंबर लगाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको तुरंत आपको वर्किंग नोट पर आ जाना है। वर्किंग नोट फट से तैयार कर लियो। पहला वर्किंग नोट एनपीबीटी, और एनपीबीटी के लिए आपको हो सकता है कि प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का लेजर की आवश्यकता पड़े, हो सकता है कि आपको एसेट की आवश्यकता पड़े प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये खाता पूरा जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना वर्किंग नोट है तैयार करने के बाद फिर आ जाओ किस पर, अपने मेन कॉलम पर। क्लियर होगी बात? ऐसे टाइम बचेगा और काम आपका जल्दी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? जी, इसमें रेंटल पेमेंट अगर वो रिकरिंग का है तो लेना नहीं, नॉन रिकरिंग लेना। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मतलब समझ आ रही है बात? जो लगातार, ठीक है। इतना ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंज क्यों होता है बताएगा कोई? कोई है? वर्किंग कैपिटल को चेंज क्यों हो सकता है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, वेट मत करो, आप बताइए, खड़े हुए। वर्किंग कैपिटल क्यों चेंज होता है? कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल चेंज हो सकता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मेरी ये तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बैठ जाओ, तुम बताओ, मत पढ़ो तुम लोग, एकदम छोड़ दो पीछे। हाँ बताइए जय, बताइए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सी ए माइनस सी एल। सिंपल है ये। क्या तुम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ोगे? कैसे अकाउंट से क्लियर करोगे? इस तरीके से, इस तरीके से सीरियसनेस, अब सीरियसनेस लाइए ना। कोई टीचर अगर समझा रहा है तो वो अपने माइंड पर नहीं लेना है, वो सिर्फ और तुम्हारे लिए समझा रहा है कि तुमको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ये तो बहुत इजी है, ये तो कुछ नहीं है। बैठ जाओ। अच्छा, ये आपका सी और सी एल है, यही इफेक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल को, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? दो सिचुएशन, एक तो इंक्रीज होती है और एक क्या होती है? डिक्रीज होती है। जरा आप बताइए। हाँ आप खड़े हुए, तो ये आप आगे एक फैक्टर बताइए जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, कोई एक फैक्टर। हाँ कोई एक फैक्टर। कुछ परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है? रॉ मटेरियल, पता है कि नहीं पता है? और बताओ, गलत है ये, और बताओ। नहीं, घटता क्यों है? कोई रीजन घटता है क्यों? एक रीजन बता दीजिए। हाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैठ जाइए। ठीक, आप बताइए, आप बताइए, हाँ बता रहे, बताओ कोई एक रीजन बताओ जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। हम्म, वर्किंग कैपिटल क्यों बढ़ेगा? वेरी गुड। वो कभी मत बोलना प्लांट एंड मशीनरी इसके अंदर में, ठीक है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। वर्किंग कैपिटल देखो, हमको ना ये यही दो एलिमेंट लेना है, सी और सीएल को, और किसी को छूना नहीं है, टच नहीं करना है। हमको आइडेंटिफाई करना है बैलेंस शीट के अंदर इसमें क्या, कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल बढ़ता क्यों है? क्योंकि करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? लायबिलिटी घटेगी तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका रिवर्स कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल घटेगा क्यों? सीएल, वर्किंग कैपिटल क्यों घटेगा? वर्किंग कैपिटल क्यों घटेगा सर? क्योंकि करंट एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी चीज को यहाँ दिखा देना है, इसी चीज को यहाँ दिखाना। बड़ा सिंपल है, देखो अभी तक चल रहा है सिस्टम। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन समझ में आया, क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
यही तरीका होना चाहिए, एक लेक्चर को प्रॉपर्ली वॉच करिए, उस पर फटाफट एक क्वेश्चन लगा लिए। पार्टनरशिप पढ़ाया जा रहा है, अगर एक लेक्चर फुल फंडामेंटल वॉच करिए, एक दो क्वेश्चन लगाइए। कंपनी अकाउंट पढ़ाया जा रहा है, एक लेक्चर वॉच करिए, दो तीन क्वेश्चन लगा दिए उसी दिन, तो उसके बाद तो लगाते रहिए। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो क्या क्या करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट को क्या करना है, ऐड करना है। एक चीज याद रखना, सामने वाला याद हो जाएगा, दूसरा वाला जब उसका रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करना है, आपको ऐड माइनस करना। ठीक है, इतना आप काम करेंगे तो आपको क्या जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला आप लेकर निकाल के देख लो, वहां पर हमने बताया था इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक ब्रैकेट में नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इसका क्या मतलब है, ऐसा भी आ सकता है। आपने टैक्स पे किया, एक नॉमिनल में फिगर ले रहा हूँ 1 लाख का, रिफंड मिला आपका 10,000, तो नेट टैक्स कितना पे किया, 90,000। बात समझ में आया? अगर दिया है तो वैसे जनरली आता नहीं है तुम लोग के केस में, बस आपको टैक्स पे दिया, क्लियर है? अब टैक्स पे अगर इंफॉर्मेशन में दिया तो वो ले लीजिए, नहीं तो लेजर बनाना होगा तो लेजर पे आप निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात? आंसर आप इतना ट्रीटमेंट करोगे तो मेरे भाई अगर प्लस में आ रहा है और माइनस में फिगर आ सकता है, फिगर क्या आ सकता है, पॉजिटिव में आ सकता है, और तो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है, और नेगेटिव आ रहा है तो कैश, एक क्वेश्चन करा दे इस पर, ऑपरेटिंग पर करा दे, बोलो हाँ सर कराइए, सोच भी रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स इनकम, कंपनी की इनकम पर ही लगेगा ना, तो उसी को हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। कॉर्पोरेट क्या हो गया, आपकी इनकम पर लगे, कंपनी की इनकम क्या होती है, जो इनकम होगी उसी पर जो टैक्स लगाया जाएगा वही आपका कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट इंटिटी पर लगता है, इसलिए उसको कॉर्पोरेट बोला गया। ठीक, कॉर्पोरेट टैक्स आपको क्या है, जो कंपनी की डायरेक्ट टैक्स, वो कंपनी का अपना बर्डन ट्रांसफर नहीं करे, हाउ कैन यू से दैट इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। कंपनी की इनकम हो रही है, अब वो अपनी इनकम पर टैक्स पे करेगा, कंपनी क्या उसको शिफ्ट कर सकता है क्या, कि नहीं मेरी इनकम है तो बगल वाले में एक कंपनी खुली उसमें जाकर के टैक्स दीजिए, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स। ये सब इनडायरेक्ट, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पर लग रहा है, जीएसटी सब, जीएसटी ने सबको समयूज कर लिया ना, जीएसटी ने क्या कर लिया, सबको समयूज कर लिया। क्या चीज, एक मिनट, हाँ इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं लेना है, वो हमारे कैश आइटम में, नॉन कैश पर हमारा, ये हमको यहाँ पर क्या लेना है, क्या जो हमारे कैश पर इफेक्ट डालना है, बात समझे। अब जैसे हमने ये सामान लिया, हमने क्या किया, जीएसटी पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो इनकम हो रही है हमको उस पर टैक्स, जो हम पे करें हमको वो टैक्स देना है, सर्विसेज पर नहीं टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर नहीं टैक्स देना, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, बात समझे। जो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें सिर्फ उसको लेना। आपकी इनकम है, आप जैसे आप कहीं सामान लेते हो, खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, तो वो उसको नहीं लेना है। आप एम्प्लॉई हो, आप काम कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, आपको उस आप पर टैक्स पे कर रहे हो, आपको उस फिगर को लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बताया नहीं, इसको बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका एक, क्वेश्चन को पहले अच्छे से वॉच करिए, ठीक है। हाँ जी, ऑन 31 मार्च 2018 रमेश एंड कंपनी इंडिकेट अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया है, मॉडिफिकेशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको क्या निकालना है, आपको देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और लास्ट में बोला है एसरटेन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना दिया गया, 1,25,000 का। तो प्रॉफिट होगी आपकी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, न प्रोविडेंट फॉर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, न इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। तो यही प्रॉफिट हमारी क्या हो गई है, मान के चलेंगे कितना, 1,25,000। ठीक है, पहले देख लो, वॉच कर लो ना, ये सब क्वेश्चन कराया गया है मैंने आपको, वॉच कर ली, सब क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन कराया गया, आप ध्यान से देखो खाली कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ऐड क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस में पहला आपका डेप्रिसिएशन, जो कि आपका बिल्डिंग पर लग रहा है कितना, 25,000 का, प्लांट मशीनरी पर लग रहा है कितना, 45,000 का। ये क्लियर हो गया, मैडम मना किया, क्वेश्चन मेन लेक्चर में कराया गया है सब, अब लेक्चर तो एमोर्टाइजेशन का हिंदी शायद रिटर्न ऑफ को तो अपलिखित बोलते हैं, अपलिखित करना, मैं पता करके बता दूं, हाँ अपलिखित करना, वो रिटर्न ऑफ को बोलते हैं, ये मैं बता दूंगा। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, रिटर्न पोर्शन ऑफ, अनरिटर्न नहीं, अनएमोर्टाइजेशन नहीं, एमोर्टाइजेशन, बात समझे, अनरिटर्न पोर्शन नहीं लेना है, रिटर्न ऑफ पोर्शन लेना है। तो तीसरा क्या है, गुडविल कितना है आपका, 20,000 का है, और फिर ये आइटम हुआ कितना, 60 और 20 कितना हुआ आपका, 90,000। फिर इसमें से गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि इसको पीएल में क्या किया गया था, क्रेडिट किया गया था ना, इसको यहाँ पर क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है गेन को, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो ये आपका आ गया 80,000। एक चीज याद रखें, जिस चीज को भी आप माइनस कर रहे हो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर में दिखाना है। कैश फ्लो का अगर आप लोग फॉर्मेट बहुत मायने रखता है, फॉर्मेट अगर खराब हो जाएगा तो फिर नंबर वहां पर डिडक्ट हो सकता है। ये मेरा क्या मिल गया हमें, 2,05,000, ये क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आ जाओ, देखो अब हमको क्या करना है, बिफोर, अब हमको वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है। वर्किंग कैपिटल के ट्रीटमेंट के लिए हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखना होगा। एक चीज मैंने बतानी भूल गई आपको, सबसे पहला तो क्वेश्चन में ईयर को देख लो, हड़बड़ी में मत करना काम। पता चला कि इसको प्रीवियस ईयर मान के चले गए, इसको क्या मांगे, एक ऑर्डर होता है कि नहीं, पहले आपको क्या दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर दिया रहेगा, बाद में आपका करंट ईयर दिया रहेगा। वो ऑर्डर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो डेट जान लो, देख लो कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर का क्या है। ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर इस तरीके से पहले टिक कर लीजिए आप लोग, कैसे कैसे करना है। ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर में 35,000 है, 45,000 इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इन्वेंट्री इन हैंड 75,000 से 69 लेस हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैश इन हैंड लेंगे क्या, ट्रेड पेबल 30,000 से 32,000 हो रहा है तो ऐड कर लेंगे। एक्सपेंसेस पेबल, ये भी आपका 10,000 से कितना हो रहा है, 5,000 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट लेना नहीं है यहाँ पर। क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी, तो फिर इसी चीज को आप यहाँ पर दिखा दीजिए।
करो जरा इससे कितना कितना आएगा। हम्म हम्म हाँ जी। ऐड ऐड क्या करना है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या हुआ? आ रहा है ना समझ में? इधर आप लोग को समझ में आ रहा है ना? करंट लायबिलिटी में क्या क्या है आपका, देखो जरा। रिसीवेबल की पेबल? ट्रेड पेबल आपका 30 से 32 हुआ, तो आप लिख लीजिए ट्रेड पेबल कितना? 9,000, 2,000। अच्छा, और कोई नहीं? और डिक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्री, इस तरीके से कितना हुआ? ये मिला के कितना हो गया? 8,000। अब लेस क्या करना है, जस्ट रिवर्स मार दीजिए। डिक्रीज इन सीएल और इंक्रीज इन सीएल। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में, लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो एरो बना करके भी कर सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो एरो बना करके भी दिखा सकते हो। क्या है सर, लायबिलिटी में कोई है डिक्रीज कर रहा है? एक्सपेंसेस पेबल 10,000 से कितना हुआ? 5,000। एक्सपेंसेस पेबल हुआ आपका 5,000, जो कि आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 35 से 45, मतलब 10,000। चलिए सर देखिए, 15,000 नेगेटिव है और वो 7,000 वो है, 8,000, 7,000 नेगेटिव आ गया। क्लियर होगी बात? ये क्या आ गया, कितना आएगा? 1,00,000। ये क्या आया मेरा, जैसा बताना हो तुम। ये मेरा 1,98,000 क्या है? टैक्स पेड दिया हुआ है यहाँ पर, आप बताइए क्या है ये, आप बताइए। हाँ, आप बताइए बगल में, ये 1,98,000 क्या आया है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सही है। टैक्स पेड तो दिया नहीं हुआ है, तो यही हमारा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। समझ में आएगी बात? क्लियर हो गया? कोई समस्या? नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हम लोग की, वो कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर में याद रखिएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। बेटा एक ही घंटे में एकदम मुझे लग रहा है कि आत्मा आत्मा पकड़ ली है, बहुत विचलित कर रही है तुमको से रास्ते से। कभी इधर पटक रहे हो, कभी उधर पटक रहे हो, हैं? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोसीड कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारा इनफ्लो होगा। यहाँ पर इनफ्लो को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, आउटफ्लो को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। अब देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं। रिसीव कर रहे हैं, जब रिसीव कर रहे हैं तो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर हमने इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात क्लियर हो गया?
परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अब बताओ भैया सेल और परचेज कैसे पता चलेगा, सेल और परचेज कैसे पता चलेगा। अरे जरूरी है लेजर बन जाए, रट लियो तोता की तरह की लेजर बनेगा, लेजर बनेगा, लेजर बनेगा गधा, जरूरी है लेजर बने, बोलो जरूरी है। तुम रह करके विलुप्त हो जाती हो क्या, एक उस दिन 1 महीने पहले बाद आई, आज जब तुम 1 महीने बाद आ रही, क्या समस्या है। प्रीवियस ईयर और तो जब राक्षस इंसान हो है यार। एक चीज तुम लोग का आज क्लास लेकर के मुझे पता चल गया कौन कितने पानी में है। मतलब अगर मैं किसी सैंपल पेपर को उठा लूं सॉल्व कराने के लिए, बैठ नहीं सकते 2 घंटे। यही डिफरेंस था उस ये परीक्षा वाले में। ठीक है, सब बच्चे रहते सिर्फ 4 ऐसे बच्चे, 5 से 6 बच्चे बैठे रहते थे 3-3 घंटे सैंपल पेपर लगाते थे, आराम से लगाते थे, तब जा करके नेम उसका हुआ। यहाँ पर तो 1 घंटे इसे लग रहा है कि युद्ध में हार चुके हो और बस मुंह लटका करके पीछे आ रहे हैं। अरे तंग बच चुका है तुम लोगों का। भाई साहब नमस्कार, ठीक हो। देखिए 2 लाख से 3 लाख है ना, क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, पर क्या उनसे लेजर लेजर बनाने की आवश्यकता है गधे है। पहला केस। दूसरा केस 3 लाख से 2 लाख, क्या डिनोट कर रहा है, सेल। बात समझे। ये जो एसेट है लेजर तभी बनाते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन में बोला ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, सोल्ड फॉर 15,000, तब जा करके तुमको क्या करना पड़ेगा, एसेट बताना पड़ेगा, तब जा करके लेजर बनाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अगर नहीं दिया तो अपनी बुद्धि का वहां पर प्रयोग मत करेगा। अपनी बुद्धि को जांचिए, इस लेवल के अंदर में है आपकी बुद्धि, और वहीं पर जाकर उसको यूज करिए। बात समझे कि नहीं सर, चाणक्य बनने की कोशिश वहां पर मत करना। क्लियर होगी बात। अब देखो एसेट जैस एसेट 2 वैल्यू पर शो होता है, कौन कौन सा, एक ओरिजिनल वैल्यू और एक रिटर्न डाउन वैल्यू। कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल वैल्यू पर, जब उस एसेट का कंसर्न एसेट का बैलेंस दिया होगा और डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होगा। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का है सर। देखिए कैसे बनाते हैं एसेट का खाता। एसेट के खाते के साथ साथ आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी खाता बनाओ, तभी उसका फायदा होगा। चलिए सर कौन बताएगा, कोई है मतलब मार्केट में, खड़े हो जाओ, माइंड आ जाओ, इधर आ जाओ, बताओ क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। हाँ हम्म हम्म पीएल लिखेंगे, जरूर जबरदस्ती पीएल लिख देंगे। अरे होगा ही नहीं पीएल तो नहीं लिखेंगे, अगर होगा तब लिखेंगे, ठीक है। बैठ जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो काम हो गया, चलिए घर पर। ओपनिंग बैलेंस इधर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इधर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड का अपोजिट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस क्लियर हुआ। अब देखो इसी को ले लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस मान लो 2 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस कितना, 3 लाख का। बात समझे, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 10,000
और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 20,000। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का है? तो अब देखो ध्यान से समझो, अगर वो दिया हुआ था, मैंने बताया था कि 30,000 की कॉस्ट थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा था और उसे 15,000 रुपए में बेचा गया था। मतलब 30,000 की कॉस्ट थी, 5,000 का लगा डेप्रिसिएशन, तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बनी? 25,000। और कितने बेचा जा रहा है इसे? 15,000। मतलब 10,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। इतना तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, यहाँ पर कंसर्न एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था? प्लांट एंड मशीनरी, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेबिट साइड होगा पर्टिकुलर एसेट पर। बात समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, कोई बताएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, अब बैलेंस फिगर किधर आ रहा है? ये आप दिखाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या स्टेटमेंट पीएल भी लिख सकते हो। कितना? 15,000। अब देखो सर, ये जो 15,000 है, ये जो 15,000 है बेटा, एक वन टाइम एक काम करो ना, चलो एक बार देख लो, एडजस्टमेंट समझ में आया? लिखे जा रहे हो, देख लो पहले। ये जो 15,000 है कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एनपीबीटी निकालते हो कि नहीं निकालते? एनपीबीटी के बाद ऐड करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस काम हो गया। क्लियर होगी बात? ये 5,000 कहाँ जाएगा? इसमें आएगा ना सर। यहाँ क्या लिखोगे? बाई बैंक अकाउंट, कितना? 30,000। बात समझे? बाई डेप्रिसिएशन लगा उस एसेट पर, कितना? 5,000। लॉस कितना हुआ था? बाई लॉस कितना हुआ था? लॉस 10,000। ठीक है? अच्छा सॉरी, यहाँ पर 15, तो 15 मिला के देखो 30 हो गया, उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। 15 मिला के क्या हो गया? 30 हो गया, ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अब चेक कर लो बैलेंस फिगर किधर आ रहा है, चेक कर लो ना। कितना? टू बैंक अकाउंट, ये क्या डिनोट कर रहा है? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, टू बैंक अकाउंट ये आ गया परचेज। ठीक है, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना है? जाकर के माइनस कर देना। और ये जो 15,000 है, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि ये सेल कर रहा है, इनफ्लो है, और वो क्या कर रहा है? आउटफ्लो है। पक्का हो गया सर? अगर बैलेंसिंग फिगर आ गया क्रेडिट पक्ष में तो सेल होगा कि डेप्रिसिएशन होगा? वो आफ्टर, देखो ये ध्यान से समझना, सेल हो चुका है लेकिन फिर भी फिगर आ रहा है किधर? क्रेडिट साइड, तो वो डेप्रिसिएशन माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन। कोई पार्ट ऑफ एसेट बेची गई, उस पर डेप्रिसिएशन लगा। क्लियर होगी बात? पक्का है? इसको 2 लेक्चर में करेंगे, एक लेक्चर आज के लिए है, एक लेक्चर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन लगाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया, आप समझ लीजिए। और जिस दिन सुन लीजिएगा कि सीएफएस का रिवीजन चलेगा, तो जी कृपया करके किजल तो क्या घर ही पर आएगा, आज नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, तो यहाँ से 3-4 चीजें आपको मिल गई, एक एनपीबीटी का भी मिल गया और इन्वेस्टिंग, तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। नेक्स्ट वही ट्रीटमेंट करना है सर यहाँ पर। अब सब कुछ ऐड माइनस प्लस करने के बाद, ठीक है, देखो पीछे देखो, 2 गधे लोग आपस में मुस्कुराहट के चरम सीमा पर है, आनंद मना रहे हैं। वन में बैठे हो क्या? दोनों खड़े हो जाओ। सुंदर वन में बैठे हो, समझ में आ रहा है? बैठ जाओ। कह रहा है सर सुंदर वन में नहीं, मधुबन में बैठे प्रेत आत्मा। तो आंसर अगर प्लस में आ गया तो नेट कैश इनफ्लो, कौन बोल रहा है? इनफ्लो ही होगा, इनफ्लो ही होगा। और माइनस में आ रहा है तो क्लियर है? लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। शेयर्स, डिवेंचर, ये बैलेंस शीट को वॉच करो पहले,
बैलेंस शीट में देखो नोट नंबर किसको दिया गया है कि नहीं? उस नोट नंबर को जरूर देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए, कई सारे छूट गया था हम लोग का, तो इसीलिए ये सजेशन दे रहे हैं कि नोट नंबर देखिए और देखिए ऊपर में आइटम क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लेते हैं, क्या लेते हैं पर फिर हाँ शेयर, वेदर वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे इशू हो रहा है चाहे उसका रिडेम्पशन हो रहा है, डिबेंचर इशू का रिडेम्पशन कर रहा है, लोन ले रहे हैं कि दे रहे हैं, ले रहे हैं कि दे रहे हैं, ले रहे हैं कि दे रहे हैं, दे रहे हैं तो कहाँ जाएगा, दे रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ले रहे हैं तो फाइनेंसिंग, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का? तो यहां पर भी वही करना है, इनफ्लो को ऐड करना है, ठीक है कोई बात नहीं, हंसो हंसो, पहले हंस लो तब हम पढ़ाएं, और हंसो ना। इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये प्लस होगा, इशू कर रहे हो तो इनफ्लो हो रहा है। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन बेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रिपेड कर रहे हैं, जब लोन रिपे करते हो तब वो क्या होता है, माइनस होता है। रिडेम्पशन होता है डिबेंचर का, माइनस होता है। रिडेम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, माइनस होता है। इस चीज के लिए आपको किसी प्रकार का कोई खाते की आवश्यकता नहीं। खाता किसके लिए आवश्यकता है, एक ऑपरेटिंग के लिए, एक इन्वेस्टिंग के लिए। क्लियर होगी बात? तो अब आपका डिविडेंड, फाइनल एंट्रीम डिविडेंड, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। पे कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, कौन से बता दिया ना मैंने, रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, पे कर रहे हैं तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रीपे कर रहे हैं तो माइनस होगा आपका। यहाँ पर भी आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर आपका प्लस माइनस में आएगा। प्लस है तो इनफ्लो है और माइनस है तो आउटफ्लो है। अब लास्टली आपको क्या करना है, तीनों चीज निकाल लिया आपने, तीनों चीज को ऐड कर लो साइड में। अब वो देखो जो तीनों चीज निकाला है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, अमाउंट जो आ रहा है, फिगर जो आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो नेट इंक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, माइनस में आ रहा है तो नेट डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसके अंदर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या करिए, ऐड करिए, आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्लियर होगी बात? आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। अगर मिल गया तो सीएफएस सही है, नहीं मिले तो सीएफएस गलत है। 20 मिनट की आपका जो मेहनत किया, आपका वो मेहनत खराब हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हम लोग रिवीजन सेशन रखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रखेंगे। क्लियर होगी बात? उसको भी आप लोग मिस मत करिएगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए।